हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पर हम लोगों ने यूजीसी नेट 2025 जो कि 2026 में आपका पेपर आयोजित किया गया था, उसकी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है। और यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। तो ये सीरीज तो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इसका 101 क्वेश्चन। एक बार 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 मैं आपको रिमाइंड कराता रहता हूं दोस्तों, यहां पर जो अब यहां पर टाइम शेष है वो आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। तो यहां से जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड दोस्तों। इस टाइम को जितना आप कोशिश कर सकते हो यहां पर यूटिलाइज करने की कोशिश करो। यूटिलाइज तक तो ठीक है, मैं तो आपको इसके साथ साथ एक चीज और सजेस्ट करूंगा। यहां पर ध्यान रखने की बात दोस्तों एक और है, वो ये है कि अब आपने जितनी थ्योरी यहां पर पढ़ ली है वहां तक तो ठीक है। अब आपको अपना जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, जो प्रैक्टिस वाला सेशन है, उसको यहां पर ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, एक मैं आपको रोज बोलता हूं, दूसरा एक प्रैक्टिस वाला चीजें इंक्रीज करते जाना है। दूसरा यहां पर रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा दोस्तों होता है वो होता है यहां पर रिवीजन। रिवीजन को भी अपना स्ट्रांगली जितना आप बढ़ा सकते हो उतना आप बढ़ाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप यहां पर इस पेपर को क्रैक करने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली। यहां पर फिर वही हमारा जो पैटर्न होता है, 100 से 110 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है 101। चलते हैं हम अपनी पीडीएफ पर। ई ग्रंथालय 4.0 was developed using an ASP.NET 4.0 front-end with Ajax, jQuery and JSON and at backend। यानी कि ई ग्रंथालय 4.0 का विकास ASP.NET 4.0 फ्रंट एंड के साथ एजैक्स, जेक्वेरी और जेसन का उपयोग करके किया गया था तथा बैकएंड पर था। बताओ। सबसे पहले तो दोस्तों जो ई ग्रंथालय है ना, वो जो हमारा एनआईसी है यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो है उसका सॉफ्टवेयर है, जो कि जितनी भी इंडियन लाइब्रेरीज हैं उन इंडियन लाइब्रेरीज के ऑटोमेशन करने के लिए काम किया जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है समझना कि ई ग्रंथालय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एक सॉफ्टवेयर है जो कि जितने भी इंडिया की लाइब्रेरीज है उनके ऑटोमेशंस के लिए यहां पर बनाया गया है। इसका दोस्तों एक वर्जन है जिसे हम 4.0 के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का वेब बेस्ड सिस्टम है जिसे ASP.NET के लिए बनाया गया था। और इसका मुख्यतः दोस्तों जो यूज है वो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है, यहां पर जितना भी बैकएंड में जो डेटा होता है वो बैकएंड का डेटा स्टोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है। यहां पर ये सारे की सारे डेटा स्टोरेज करके रखता है। क्लियर, समझते चलना यहां पर ये क्या क्या काम कर रहा है। डेटा को स्टोरेज करने का काम कर रहा है। दूसरा यहां पर ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा दोस्तों ये मल्टी यूजर हैंडलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ये जो है ये मल्टी यूजर हैंडलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके जनरली यूज है। तो एनआईसी जनरली जो यूज करता है दोस्तों वो यहां पर करता है माइक्रोसॉफ्ट स्टैक यूज करता है। ठीक है, तो इसको कौन यूज करता है? तो इसको यूज करता है माई एसक्यूएल, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, माई एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का जो एसक्यूएल है वो ई ग्रंथालय का यहां पर जो 4.0 है वो इसका यूज करता है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड सॉफ्ट एलिमेंट्स इन द मैकिन्से 7S मॉडल। ठीक है, जो दोस्तों यहां पर मैकिन्से का 7S मॉडल है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एनालिटिकल अप्रोच पर जज करने के लिए मॉडल है जिसे हम मैकिन्जी 7S मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल में दोस्तों यहां पर हार्ड एंड सॉफ्ट दो तरीके की आपको चीजें देखने को मिलती है। एक आपको यहां पर हार्ड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, दूसरे दोस्तों यहां पर आपको सॉफ्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हार्ड एलिमेंट में किसी भी चीज की करेंटली यहां पर स्ट्रेटजी देखने को मिलती है, उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर के साथ दोस्तों उसका आपको सिस्टम देखने को मिलता है।
सॉफ्ट में दोस्तों आपको यहां पर पर्टिकुलरली उस चीज का शेयर्ड वैल्यूज देखने को मिलती है, ठीक है, स्किल्स देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड पे अगर हम बात करें तो स्टाफ देखने को मिलता है। फोर्थ पे अगर हम बात करें तो स्टाइल देखने को मिलता है। ये चारों चीजें आपको सॉफ्ट में देखने को और हार्ड में देखने को मिलती है। क्लियर है? तो यहां पर आपसे सॉफ्ट एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर मैंने आपको बताया शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है, स्किल्स हो गया, स्टाफ हो गया, और आप स्टाइल भी यूज कर लो, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर सॉफ्ट एलिमेंट्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी एलिमेंट, यानी कि मैकिन्से 7S मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्ट तत्व माने जाते हैं? तो जो मैकिन्से 7S मॉडल है वो ऑर्गेनाइजेशन का एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाना जाता है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाना जाता है। अंडरस्टूड? ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद अगर और आगे चलें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के एनालिटिकल अप्रोच में भी दो तरीके के एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक हो गया हार्ड एलिमेंट, ठीक है, और एक हो गया दोस्तों यहां पर सॉफ्ट एलिमेंट। अब इस हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट में भी अगर हम देखें तो सॉफ्ट एलिमेंट में जो चीज आपको देखने को मिल रही है और हार्ड एलिमेंट में जो चीज आपको देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है। हार्ड एलिमेंट के तत्व मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए, और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको यहां पर सॉफ्ट एलिमेंट्स के भी सारे तत्व क्लियर कर दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉफ्ट एलिमेंट में आपको जितना भी यहां पर ह्यूमन एंड कल्चरल बेस्ड जो नॉलेज है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं, सॉरी 104 आ गया। 103 है, आरडीएफ एंड आरडीएफ्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर बिल्डिंग ऑन्टोलॉजीज इन द सिमेंटिक वेव। ये आपका कथन है, रीजन देख लेते हैं। आरडीएफ प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग रिसोर्सेज while RDFs extend RDF with vocabulary for defining classes and properties. Choose the most appropriate answer. क्लियर है? यहां पर दोस्तों सिमेंटिक वेव के बारे में बात की गई है। सिमेंटिक वेव के अगर हम देखें तो यहां पर टिम बर्नर्स-ली ने इसके बारे में बात की गई थी। किसमें? सिमेंटिक वेव के बारे में यहां पर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा यहां पर बात की गई थी। और जो दोस्तों आरडीएफ और आरडीएफ में अंतर है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो यहां पर आरडीएफ होता है वो यहां पर डेटा का डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। वो यहां पर डेटा का डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ जो यहां पर आरडीएफ होता है वो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यहां पर स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका वोकेबलरी के लिए भी जो यूज किया जाता है उसे हम आरडीएफ कहते हैं। तो देखा जाए तो आरडीएफ जो है वो एक प्रकार के बेसिक फ्रेमवर्क के लिए यहां पर जाना जाता है। वो एक प्रकार के बेसिक फ्रेमवर्क के लिए जाना जाता है, और इसके साथ साथ दोस्तों जो यहां पर आरडीएफ्स हैं वो यहां पर एक्सटेंशन के लिए जाना जाता है। उस एक्सटेंशंस में दोस्तों आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं, क्लासेस के साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। सारी चीजें आपको आरडीएफ्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन लाइब्रेरीज इज लिमिटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डज नॉट एक्सेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल्स और यूजर इंपैक्ट। इसके रीजन की बात करें तो इवैल्यूएशन इन लाइब्रेरीज जजेस द वर्थ यूटिलिटी ऑफ सर्विसेज फॉर टारगेट यूजर्स एंड हेल्प्स इंप्रूव एफिशिएंसी, क्वालिटी, टाइमलेसनेस एंड प्रोडक्टिविटी रिलेटिव टू कॉस्ट। यानी कि लाइब्रेरी में प्रदर्शन मापन केवल लागत लेखांकन तक सीमित है और लक्ष्यों की प्रगति या उपयोगकर्ता प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करता। इसके कारण कि दोस्तों अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी में मूल्यांकन लक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं के मूल्य उपयोगिता का न्याय करता है और लागत के सापेक्ष दक्षता, गुणवत्ता, समयबद्धता और उत्पादकता में सुधार करता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। दोस्तों जो लाइब्रेरी इवैल्यूएशन है ना वो एक प्रकार का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। यहां पर बात की जा रही है लाइब्रेरी इवैल्यूएशन की, और जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो लाइब्रेरी इवैल्यूएशन है वो एक प्रकार का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की यूजर सेंटर्ड सर्विसेज है।
यह जो है यह एक प्रकार की यूजर सेंटर्ड सर्विसेज है। इसके अंतर्गत दोस्तों यहां पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर यहां पर देखा जाता है। इसके अंतर्गत जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एक तो दोस्तों यूजर सेटिस्फैक्शन का यूज किया जाता है और दूसरा दोस्तों यहां पर गोल्स अचीवमेंट का यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बनेगा ए गलत है पर आर सही है। ए में यहां पर दिया गया केवल लागत लेखांकन पर नहीं, इसका यूजर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ यहां पर जो है गोल्स अचीवमेंट पर भी इसका यहां पर दोस्तों ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। हाउ मेनी वॉल्यूम्स डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडियन कंटेंट। ठीक है, जो इंडियन गजेटर का फर्स्ट एडिशन था उसमें दोस्तों यहां पर कितने वॉल्यूम थे। दोस्तों यहां पर ब्रिटिश इंडिया का ऑफिशियल ज्योग्राफिकल रेफरेंस वर्क में लेटर एडिकेशंस में यहां पर वॉल्यूम्स इंडिकेट इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो जनरली छोटा होता है और फर्स्ट जो इंडिकेशन है उसमें वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स उसमें यहां पर 5 वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 106 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है पूल्स इंडेक्स टू पेरियोडिकल्स लिटरेचर वाज ब्रॉट आउट बाय। जो पूल इंडेक्स टू पेरियोडिकल लिटरेचर है वो किसके द्वारा यहां पर प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों जो पूल इंडेक्स पेरियोडिकल लिटरेचर है वो 19th सेंचुरी का एक इंपोर्टेंट इंडेक्सिंग टूल है और इसको विलियम फ्रेडरिक के द्वारा यहां पर बनाया गया था। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। जियान पिगेट गेव अ थ्योरी ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज। जीन पियाजे ने मानव की संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत के आधार पर यहां पर दिया था। जीन प्लेगनेट का दोस्तों जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस टाइप के रिसर्च पर बेस्ड था, आपसे ये पूछा जा रहा है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जीन पियागेट का है वो चाइल्ड साइकोलॉजी पाइनियर पर था। यहां पर जो थ्योरी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी वो फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मूलभूत शोध के ऊपर आपको देखने को मिलती है, यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। Which of the following statements are true for control field 00x in mark। ठीक है, जो मार्क कंट्रोल फील्ड है 00x उनके ट्रू स्टेटमेंट्स क्या है। दोस्तों जो मार्क है उसे हम मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग के नाम से जानते हैं। मार्क को मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग के नाम से जानते हैं और जो 00x है उसे हम कंट्रोल फील्ड के नाम से जानते हैं। इसमें अगर करेक्ट आंसर देखो तो सबसे पहले इसमें दे आर फिक्स लेंथ फील्ड, उनकी फिक्स लेंथ फील्ड होती है। दे यूज इंडिकेटर्स टू प्रोवाइड फील्ड स्पेसिफिक मीनिंग, बिल्कुल नहीं। दे कंटेन कोडेड डेटा एलिमेंट, बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है। दे डू कंटेंट सब फील्ड, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर ऑलवेज रिपीटेबल, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। AIFF फाइल फॉर्मेट इज मेनली यूज्ड फॉर। AIF किस फाइल फॉर्मेट के लिए यूज होता है। AIF दोस्तों डायरेक्ट आप यहां पर याद रखना, यहां पर ये ऑडियो फाइल्स के लिए यूज होता है। यह एक प्रकार का एप्पल ऑडियो फॉर्मेट है। यह एक प्रकार का एप्पल ऑडियो फॉर्मेट है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हाई क्वालिटी ऑडियो पे ध्यान दिया जाता है, हाई क्वालिटी ऑडियो। और दूसरा यहां पर ध्यान दिया जाता है अनकंप्रेस्ड का। क्लियर है। तो यहां पर 109 तक आपको क्लियर हो गए होंगे। 1110 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। 1110 है दोस्तों यहां पर डेटा मस्ट बी ऑथेंटिक बिफोर इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू इन हिस्टोरिकल रिसर्च yet proof of authenticity does not establish its value, it must also be accurate। यानी कि ऐतिहासिक शोध में डेटा का कोई मूल्य होने से पहले उसे प्रमाणिक होना चाहिए, फिर भी प्रमाणिकता का प्रमाण उसका मूल्य स्थापित नहीं करता, इसे सटीक भी होना चाहिए। ठीक है। इसका फाइनल आंसर दोस्तों जो बनेगा वो बनेगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वो इसलिए क्योंकि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें दो क्रिटिसिज्म होते हैं। एक एक्सटर्नल जो क्रिटिसिज्म होता है वो ऑथेंटिसिटी का होता है और जो इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है दोस्तों वो एक्यूरेसी का होता है। यहां पर अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलें तो इसका डेटा जो है वो डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, दूसरा उसका डेटा यहां पर एक्यूरेट भी होना चाहिए। बट रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट आंसर दिया कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट करा है हमने, आज
फैक्चुअल बेस्ड थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर आंसर सॉल्व करने के लिए कोशिश की, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिसाइज करा है, मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे थे नहीं। फिर भी अगर लगेगा तो एक डिटेल्ड वीडियो हम प्रीवियस से लंबा एक रिवीजन के तौर पर और ले लेंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं वाइंड अप करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आप लोग यहाँ पर यूजीसी नेट 2026 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा 2026 के लिए टारगेटेड बैच ऑलरेडी चालू किया जा चुका है, ठीक है। तो आप जाकर एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।